हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्याय मंत्री। श्री सुदर्शन उसके लेखक हैं। अब उनका परिचय देखते हैं। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। उपन्यास मतलब नॉवेल। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सम्राट अशोक है वो एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में निकले थे और उन्हें जब उनकी मुलाकात जब शिशुपाल से हुई तब उन्हें समझ आया कि यही अच्छा और सच्चा न्याय मंत्री बनने के लायक है। तब यहाँ पर इस लेसन में ये भी समझाया गया है कि एक सच्चा न्याय मंत्री किसे कहते हैं और न्याय ना तो राजा देखता है, न रंक देखता है, न अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, वो तो सिर्फ न्याय ही देखता है। तो इस नई पीढ़ी को यह समझाना चाहते हैं। अब लेसन देखते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। तब घर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तब शिशुपाल अपना घर का दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि कौन है। तब बाहर से आवाज़ आती है कि मैं एक परदेशी हूँ और मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिलेगा। तब शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला और वहाँ उनको एक नवयुवक खड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य होगा, अच्छा भाग्य होगा कि आपके चरणों से, अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। ऐसे करके वो अपने घर में उन्हें पनाह देते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। फिर दोनों जो ब्राह्मण शिशुपाल है वो अतिथि का आदर सत्कार करते हैं। फिर दोनों उस समय जो देश की अवस्था चल रही थी, जो देश की सिचुएशन चल रही थी, उस पर दोनों बात करने लगे। उस समय शिशुपाल कहता है कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है। तब उस परदेशी ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी का दोष तो निकालते हैं, वो तो सुगम है। सुगम मतलब सरल है, लेकिन ऐसा अच्छा करके दिखाना बहुत कठिन बात है। तब शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे अवसर मिले, अवसर मतलब मौका, अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। फिर परदेशी आगे पूछते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। फिर आगे जो परदेशी वो एक के बाद एक प्रश्न पूछता जाता है और उसका एक अच्छे से शिशुपाल जवाब देता जाता है और कहता है कि यह तो बहुत मुश्किल काम है। तब वो शिशुपाल है वो कहता है कि हम ब्राह्मणों के लिए कुछ भी कठिन चीज़ नहीं है, मुश्किल काम
नहीं है। मैं सबको दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। डंका बजाकर दिखा देना मतलब कि सुप्रसिद्ध कर देना कि न्याय किसे कहते हैं। आगे, परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। फिर कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें राजा के दरबार में चलने के लिए कहते हैं। तब शिशुपाल सहम गए मतलब भयभीत हो गए, डर गए। वे समझ नहीं सके कि आखिरकार सम्राट अशोक ने उन्हें क्यों बुलाया है। उन्हें लगता है कि शायद मैं उस दिन परदेशी से ऐसी बातें कर रहा था, न्याय के बारे में बात कर रहा था, तो शायद वही बात तो उन्होंने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। तब दरबार में वहाँ पहुँचते हैं, तब उनका कलेजा धड़कने लगता है। कब? जब उन्होंने देखा कि वो परदेशी ही वो सम्राट अशोक है। कलेजा धड़कना मतलब कि डर जाना। आगे देखते हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई है। तो यहाँ पर सम्राट जब उन्हें राज दरबार में बुलाते हैं तब शिशुपाल डर जाते हैं और वहाँ पर सम्राट उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, तो आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि कल से आप यहाँ के न्याय मंत्री हो गए। ऐसा बोलकर उन्होंने अपने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी थी उसको निकालकर शिशुपाल को पहना दी। ये वो अंगूठी थी जो राजमुद्रा कहते हैं। राजमुद्रा मतलब जो राजा की जो निशानी होती है उसे बोलते हैं राजमुद्रा। और उसके बाद शिशुपाल अपने काम में लग जाता है। उसका जो भी काम था न्याय करने का उसमें वो लग जाता है और राज्य की जो भी व्यवस्था थी वो समुचित होने लगी। समुचित मतलब उचित तरह से होने लगी थी। उसके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति फैल गई थी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। लोग इतने भयमुक्त हो गए थे कि लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ मतलब सभी जगह इस न्याय मंत्री की सुप्रबंध मतलब अच्छी व्यवस्था और न्याय की धूम मच गई थी। मतलब कि धूम मच जाना मतलब कि सब जगह उनकी प्रसिद्धि फैल गई थी। आगे देखते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। फिर 1 महीने बाद किसी की हत्या हो जाती है और वह हत्या किसकी होती है? पहरेदार की हो जाती है। सुबह होते ही चारों ओर यह बात फैल जाती है और शिशुपाल की नींद उड़ जाती है, मतलब उनको चैन नहीं पड़ता। फिर उन्होंने खाना पीना छोड़कर वो अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक करने लगे, मतलब कि कड़ी मेहनत करने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में
सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि सम्राट अशोक ही उस पहरेदार की हत्या के हत्यारे हैं, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह सम्राट को अपराधी घोषित करे भी तो कैसे करे, क्योंकि वो तो उनके सम्राट है, उनके राजा है। फिर उन्हें वो असमंजस में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एक तरफ मैं न्याय मंत्री हूँ, जो मेरा काम है न्याय दिलाना, तो दूसरी तरफ वो मेरे सम्राट है, वो मेरे राजा है, तो मैं उन्हें कैसे कोई सज़ा दे सकता हूँ। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि न्याय की दृष्टि में अगर देखा जाए न्याय के बारे में, तो सम्राट हो या कोई भी साधारण व्यक्ति, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, वो अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो जो भी हो, यहाँ पर न्याय में इसका कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? दूसरे दिन जब शिशुपाल दरबार में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि सिंहासन पर सम्राट अशोक बैठे हुए हैं। जैसे ही शिशुपाल वहाँ पर पहुँचते हैं कि तुरंत ही सम्राट अशोक उन्हें पूछते हैं कि आपको अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो कहते हैं कि हाँ, उसका पता चल गया है। तो कहते हैं कि तो उसे हमारे समक्ष उपस्थित करो, हमारे आगे हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। फिर कुछ देर बाद, पहले तो कुछ न बोले, फिर कहते हैं कि उनसे जो उच्च अधिकारी थे उनको संकेत करते हैं। संकेत मतलब इशारा करते हैं कि हे धनवीर, उन्हें तुम गिरफ्तार कर लो, सम्राट को गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। वो जो संकेत किया, जो इशारा कर रहे थे, जो जिनकी तरफ वो उंगली कर रहे थे, वो किसकी ओर था? सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। और जैसे ही सब लोगों ने देखा कि दरबार में सम्राट की ओर इशारा हो रहा है कि उन्हें हथकड़ी पहना, उन्हें गिरफ्तार करो, तब पूरा दरबार निस्तब्ध हो गया। निस्तब्ध मतलब एकदम शांत हो गया, सब जगह शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो गुस्सा हो गए और अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि तुम्हारा इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हथकड़ी पहनाने के लिए बोल रहे हो। तब न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही न हो ऐसे फिर से उन्होंने दोहराया, मतलब दूसरी बार बोला कि धनवीर, देख क्या रहे हो, तुम इस अपराधी को गिरफ्तार कर लो। और थोड़ी ही क्षणों में सम्राट के हाथों में उन्होंने हथकड़ी लगा दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड मतलब अविवेकी, जिसमें तमीज ना हो, उसे कहते हैं उद्दंड अथवा तो अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। फिर कहते हैं कि मैंने उसकी हत्या क्यों की है? तो वो कहते हैं कि वो एक उद्दंड था, उसमें विवेक नहीं था कि किसके साथ कैसे बात करते हैं, इसलिए मैंने उसकी हत्या की। तब वो न्याय मंत्री कहते हैं, शिशुपाल कहते हैं कि वो उद्दंड था या नहीं, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। आगे सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे।
सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। जैसे ही ये निर्णय सुना तब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया मतलब एकदम शांति छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। स्वयं शिशुपाल की यह परीक्षा में वे सफल हो गए थे, लेकिन सम्राट का जो हृदय था वो इस व्यक्ति को पाकर एकदम गदगदित हो गया। गदगद मतलब कि एकदम भाव विभोर हो गया, एकदम इमोशनल वो हो गए। आगे देखते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके साथ स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। शिशुपाल यह न्याय करते हैं, तब उनका न्याय सुनकर सभा में जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने उनका जय जयकार किया। फिर जब सब चले गए तब शिशुपाल ने अपने हाथ से जो राजमुद्रा थी, अंगूठी थी, वो निकाल कर सम्राट अशोक के सामने रख दी। तब उन्होंने कहा कि यह राजमुद्रा आप वापस मुझसे ले ले, क्योंकि अब मुझसे यह बोझ उठाया जाएगा नहीं। तब अशोक सम्मान भरी दृष्टि से शिशुपाल की ओर देखते हैं और गदगद कंठ से कहते हैं, मतलब कि भाव विभोर होकर, इमोशनल होकर कहते हैं कि शिशुपाल, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपने आज एक साहस भरा काम करके दिखाया है। आपका साहस प्रशंसनीय है, मतलब कि प्रशंसा के लायक है। यह जो बोझ है, आपको न्याय मंत्री का जो काम सौंपा गया है, उससे बड़ा बोझ और कोई उठा नहीं सकता। इसके लायक सिर्फ आप ही हो। और ऐसा कहते हैं तब न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब कुछ भी बोल नहीं पाते। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय के चौखट पर हम खड़े हो, तब हमें किसी का न्याय करना है तो हमें ना तो उच्च नीच देखना है, ना तो जाति पाति देखनी है, ना तो वो राजा है या तो फिर वो रंग है, हमें कुछ भी नहीं देखना। लेकिन जो न्याय है, जो न्याय की बात आती है, तो हमें वो न्याय करके दिखाना ही है। तो मुझे आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।